गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहली बात हम लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम मूल अधिकारों की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि मूल अधिकार होते क्या हैं। अगर हम इसे समझें तो हम ये कहेंगे कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता वे मूल अधिकार कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। देखिए, आपने कई बार एक शब्द सुना होगा मानवाधिकार या फंडामेंटल राइट्स। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या मानवाधिकार और मूल अधिकार एक ही चीज़ है। तो थोड़ा सा यहाँ मैं आपको क्लियर करूँगी कि देखिए, मानवाधिकार या फंडामेंटल राइट्स तो वो अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी आजीविका चलाने का अधिकार है। तो ये मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गए हैं वो मानवाधिकार हैं। और मूल अधिकार थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ है कि मूल अधिकार, देखिए सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जिन अधिकारों का उल्लेख आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, आपके संविधान में होता है, उन्हें आप मूल अधिकार कहते हैं। अर्थात जो अधिकार मानवाधिकार हैं वो आपके मूल अधिकार भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हर मानवाधिकार आपका मूल अधिकार हो। ठीक है, तो मानवाधिकार क्या है कि मानवाधिकार तो वो अधिकार है जो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते मिलता ही है और मूल अधिकार वो अधिकार है जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है, जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो मूल अधिकारों के संदर्भ में पहली बात तो हम ये देखेंगे कि मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि देखिए, मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं। अर्थात ये वो अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार आवश्यक होते हैं। इसलिए हर डेमोक्रेटिक कंट्री अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तीसरी बात जो बहुत विशेष है कि इन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, कि व्यक्ति को जो मूल अधिकार दिए हैं राज्य मनमाने तरीके से उन अधिकारों को नागरिकों से छीन नहीं सकता। अगर कभी ऐसा होता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल व्यक्ति के इन अधिकारों पर अतिक्रमण करे तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो न्यायपालिका के पास जाकर अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए अपील कर सकता है। इसलिए ये जो मूल अधिकार हैं ये जस्टिसेबल हैं, ये न्याय योग्य हैं। अर्थात अगर कभी सरकार द्वारा, राज्य द्वारा व्यक्ति के इन अधिकारों को हानि पहुंचाई जाए तो व्यक्ति न्यायपालिका के पास इन अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है। तो देखिए, हम फिर से रिपीट करेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली बात, ये व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं। दूसरी बात, ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तीसरी बात, इन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये न्याय योग्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मूल अधिकार का मीनिंग हमने देखा और हमारे देश के संविधान में भी मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है।
सामान्यतः हर लोकतांत्रिक राज्य अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार देता है। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि क्या ज़रूरत है मूल अधिकारों को प्रदान करने की, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम बात करते हैं मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व। पहली बात, मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र क्या है? एक तरीके से लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। और अब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे करेगा? जब उसको अधिकार दिए जाएंगे। तो ये मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। ये अधिकार उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। दूसरी बात, मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए आवश्यक है। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में जो शासन किया जाता है वो बहुमत दल के द्वारा किया जाता है। अब कई बार ये डर रहता है कि कहीं जो बहुमत दल है वो अपनी तानाशाही स्थापित ना कर ले। अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी देश में एक दल विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वो दल अपनी तानाशाही स्थापित कर सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या जरूरी हो गया कि व्यक्ति की इस बहुमत वर्ग के अत्याचारों से रक्षा की जाए। और ये कब संभव है? ये तब संभव है जब व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए जाएं। तो जब व्यक्ति के पास मूल अधिकार है तो बहुमत वर्ग कभी भी अपना अत्याचारी शासन स्थापित नहीं कर सकता। तीसरी बात, मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। देखिए, दो चीजें जरूरी है। एक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को स्वतंत्रता भी चाहिए, तभी वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए फ्रीडम उसे चाहिए। और दूसरी बात है सामाजिक नियंत्रण, कि स्वतंत्रता के साथ साथ समाज का नियंत्रण भी चाहिए, तभी व्यवस्था बनी रहेगी, तभी सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चल पाएगी। तो मूल अधिकार इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य की स्थापना करते हैं कि इसके माध्यम से व्यक्ति को अधिकार भी दिए जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को अपनी निश्चित सीमा में रहने के लिए बाध्य भी किया जाता है। तो ये मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व है जिसके बारे में हमने बात की। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की। हमारे देश के संविधान में भी मूल अधिकारों का उल्लेख है और इन मूल अधिकारों की प्रेरणा हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिली। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं अब हम देखते हैं। सबसे पहली बात, सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। देखिए, भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है उस तीसरे भाग में मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है। और मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35। और इनमें से कुछ अनुच्छेद तो बहुत लंबे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल संविधान का जो 19वां अनुच्छेद है उसमें मूल रूप से 450 शब्द थे और बाद में जो संशोधन हुए तो उसका आकार और भी अधिक बढ़ गया। तो इस तरीके से हमारे देश के संविधान में जो अधिकार पत्र है वो बहुत अधिक व्यापक है। और व्यापक होने का देखिए एक विशेष कारण ये है कि हमारे यहाँ पर हर अधिकार के साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई है। तो हमारे देश का जो अधिकार पत्र है वो बहुत अधिक विस्तृत है और विश्व के किसी अन्य देश के संविधान में इतना व्यापक अधिकार पत्र नहीं दिया गया। दूसरी बात, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो केवल सिद्धांतों के बजाय वास्तविकता पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, जैसे
सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन साथ ही संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि जो पिछड़े हुए लोग हैं या जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए समानता का मतलब क्या है? उनके लिए समानता का मतलब ये तब होगा जब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। भाई तभी वो इक्वल लेवल पर आ सकेंगे। तो हमारे यहाँ क्या किया है कि समानता के अधिकार में ही ये उल्लेख किया गया है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसी तरीके से हमने शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया है हमारे संविधान में। और इस अधिकार में ये मेंशन किया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा की जाएगी। या जैसे हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मेंशन किया है। ये क्यों किया हमने? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और देश तभी मजबूत बनेगा जब देश में रहने वाले सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी। नेक्स्ट है, मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वे अधिकार लिमिटेड हैं, निरंकुश नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि हमारे यहाँ जब संविधानों का उल्लेख किया गया है तो हर मूल अधिकार पर कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख भी किया गया है। अच्छा, यहाँ भारत के संविधान में और अमेरिका के संविधान में एक अंतर हमें दिखाई देता है। अमेरिका के संविधान में जब मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है तो वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। लेकिन चूंकि फंडामेंटल राइट्स कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते, तो वहां पर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस फोर्स सिद्धांत के आधार पर राज्य को ये पावर दी है कि राज्य सामान्य हित में मूल अधिकारों पर नियंत्रण लगा सकता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है। हमारे यहाँ पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, और जबकि अमेरिका में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। यानी कि अमेरिका के संविधान में अधिकार के साथ प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं है, लेकिन वहाँ पर अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति स्टेट को दे दी गई है। तो मूल अधिकार कभी भी निरंकुश नहीं हो सकते, मूल अधिकार सीमित हैं। और हमारे देश के संविधान में भी यही किया गया है कि मूल अधिकार दिए हैं, लेकिन हर मूल अधिकार पर राज्य देश की सुरक्षा को देखते हुए, सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए, सदाचार को देखते हुए कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। देखिए, यहाँ हमारे देश के संविधान में और अमेरिका के संविधान में थोड़ी डिफरेंट स्थिति है कि हमारे संविधान में प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान में केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार किया गया है जिनका उल्लेख संविधान के 3 भाग में है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ये लिखा गया है कि संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित होंगे। यानी कि अमेरिका में ये कहा गया है कि भाई जिन अधिकारों का हमने उल्लेख किया है उनके अलावा भी अगर कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन पर सबका स्वामित्व होना चाहिए तो वो मान्य हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स केवल वही राइट्स माने जाएंगे जिनका उल्लेख संविधान के 3 भाग में किया गया है। और इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान में दिए गए अधिकारों के अलावा मानव जीवन के लिए जरूरी माने जाने वाले अन्य अधिकारों को लागू करा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करेगा जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है,
मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था। देखिए, केवल मूल अधिकारों का उल्लेख हमने नहीं किया है। हमारे देश के संविधान में हमने ये भी सोचा कि भाई मूल अधिकार हमने दे दिए हैं। अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये भी सुनिश्चित करें कि इन अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके लिए हमने क्या व्यवस्थाएं की? देखिए, इसके लिए संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। कैसे शरण ले सकते हैं? कि न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के ऐसे कानूनों को और कार्यपालिका के ऐसे कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों पर अनुचित रूप से प्रतिबंध लगाते हों। यानी कि संविधान में ही ये सुनिश्चित किया गया है कि मूल अधिकारों की रक्षा भी हो सके, और इसके लिए हमने आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी है कि अगर कभी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायपालिका की शरण में जा सकता है, और न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। अब इसके लिए न्यायपालिका क्या करती है, कौन कौन सी रिट जारी करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। या हमें यहाँ सिर्फ इतना हमें संक्षेप में समझना है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं, उन मूल अधिकारों के साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। आइए अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान, जो भारत का मूल संविधान था, उसके द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन बाद में 1979 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान के द्वारा 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन अब एक अधिकार हटा दिया गया है। और कौन सा अधिकार हटाया गया है? वो है संपत्ति का अधिकार। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो उसे हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो था 1979 का। तो ये हमारे मूल अधिकार हैं, हम इनको देखते हैं। देखिए, एक बार हम मोटे रूप से देख लेते हैं कि मोटे रूप से 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6th है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब हम आगे के वीडियोस में इन अधिकारों के बारे में एक लॉन्ग डिस्कशन हम करेंगे इन अधिकारों के बारे में। ये आज हमने मोटे रूप से देखा कि 6 मूल अधिकार इस समय भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। तो आज हम एक अधिकार देख लेते हैं इनमें से, और वो अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो पहली चीज़ आपको ये आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। तो आइए अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। देखिए क्या लिखा है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, देखिए। पहला शब्द है कानून के समक्ष समानता। इसका क्या अभिप्राय है?
ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ये शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में जैसा कि रूल ऑफ लॉ है, ब्रिटेन में विधि का शासन ब्रिटेन में माना जाता है। तो कानून के समक्ष समानता का मीनिंग ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा। यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे कानून है, चाहे व्यक्ति बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो या एक साधारण नागरिक हो। हमारे यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक जैसे कानून है और उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य भी समान रूप से किया जाता है। और ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, और इसका मीनिंग ये है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण मिला हुआ है, चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, किसी भी पद से बिलोंग करता हो, हर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। तो अनुच्छेद 14 बात करता है कानून के समक्ष समानता की। ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में ये लिखा है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यानी कि जो अनुच्छेद 15 है वो इन आधारों पर, ये कौन कौन से अधिकार है देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, तो इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के बीच में कोई भी भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में एक समय था जब अस्पृश्यता बहुत अधिक भारतीय समाज पर हावी थी, और जो दलित वर्ग के लोग थे उनको सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता था। तो संविधान में ये मेंशन कर दिया गया है कि इनमें से किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म की बात हो, नस्ल की बात हो, जाति की बात हो, लिंग यानी कि स्त्री पुरुष के संबंध में कोई बात हो, या जन्म स्थान आपका क्या है उस आधार पर कोई बात हो, तो इनमें से किसी भी आधार को लेकर राज्य नागरिकों के जीवन में नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे, और इस संबंध में केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर मिलेंगे। देखिए यहाँ शब्द है समान अवसर, कि राज्य सभी नागरिकों को सरकारी पद प्राप्त करने का समान अवसर देगा। और ये जो आधार अभी हमने डिस्कस किए थे, इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो, जैसा कि अब आप कहेंगे कि भाई जब सबको समान अवसर मिला है तो सभी को आप सरकारी पद दे दो, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट अगर चाहे तो वो हर राज्य मतलब राजकीय सेवा के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। गवर्नमेंट ये वैकेंसी निकालती है तो गवर्नमेंट कह सकती है कि इस वैकेंसी के लिए ज़रूरी है कि आप 12th पास हों, या आप बीए पास होने चाहिए, या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो राज्य अगर चाहें तो वो किसी राजकीय सेवा के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकती हैं।
ठीक है। और देखिए, चूंकि हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो स्टेट को भी अधिकार दिया गया है कि यदि स्टेट चाहें तो वो पर्टिकुलर किसी पद के लिए ये निकाल सकती हैं कि इस पद का उम्मीदवार होने के लिए उसी राज्य का निवासी होना जरूरी है। तो ये व्यवस्थाएं स्टेट कर सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि सरकारी सेवा प्राप्त करने का समान अवसर सबको मिलेगा और किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह आप देखिए कि जो सरकारी सेवा होती हैं उनमें पिछड़े वर्गों के लिए स्थान भी आरक्षित किए गए हैं, तो वो भी अगर कोई स्टेट चाहे तो स्थान आरक्षित कर सकता है। और संविधान में भी ये मेंशन है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वो पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थान आरक्षित कर सकती हैं। नेक्स्ट है छुआछूत का निषेध, अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। यानी कि आर्टिकल 17 ये कह रहा है कि हम छुआछूत को समाप्त कर रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। आप देखिए आगे चल के 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो उसको एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। बाद में 1976 में उसका नाम बदल के रखा गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और बाद में 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बना दिया गया और अब इस कानून का नाम हो गया है अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989। यानी कि इस कानून के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है उपाधियों का निषेध। ये है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, देखिए इसमें ये लिखा है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। देखिए ब्रिटिश शासनकाल में क्या था कि ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति के आधार पर या आप कितनी अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हैं उस आधार पर कुछ उपाधियां भी प्रदान की जाती थी। इससे क्या होता था कि सामाजिक जीवन में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता था। तो जब नया संविधान बनाया गया तो इनका निषेध कर दिया गया और ये कहा गया कि अब राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा सिवाय सेना और विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा। तो देखिए सेना में तो उपाधियां आज भी दी जाती है ना, जैसे कर्नल है या अलग अलग तरह की उपाधियां हैं। इसी तरह विद्या में भी दी जाती है, आप पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर भारत सरकार 1950 से ही भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री, तो आपने ये देखा होगा कि इस तरह की उपाधियां भी दी जाती हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो उपाधियां दी जाती थीं, इन उपाधियां प्रदान करने को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि भाई ये संविधान के प्रतिकूल है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने डिसीजन में ये कहा कि उपाधियां प्रदान करने की ये व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में सरकार का समस्त कार्य विवेक संगत और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए संपत्ति आदि के आधार पर कोई उपाधि गवर्नमेंट प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन सेना और विद्या के क्षेत्र में राज्य द्वारा उपाधियां प्रदान की जा सकती है। थैंक यू।